अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मारूफ व्लॉग्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल मैं ठीक नहीं थी तो मैं व्लॉग नहीं लगा सकी, जिसके लिए मुझे डीएम्स भी आए इंस्टाग्राम पर और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं कि मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि आपका व्लॉग क्यों नहीं आया, और इतना सारा प्यार, इतने सारे सजेशंस दे रहे हैं घूमने फिरने के लिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और कल मैं बीमार थी, बस इसलिए व्लॉग नहीं आया, जिसकी वजह से मैं थोड़ी थी कि जल्दी जल्दी से व्लॉग लगाना है। और आज मैं बस एक ऐसे ही बैकग्राउंड के साथ व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और बहुत ही वेटिंग व्लॉग है। बहुत सारा आप लोगों ने मुझसे पूछा कि आपका इमिग्रेशन क्या प्रोसेस था, कैसे हुआ, कब DQ हुआ, कब प्रायोरिटी डेट थी और कब इंटरव्यू डेट आई थी, कैसे सब कुछ हुआ। तो मैं आज आपको शॉर्टली सब कुछ बता दूंगी कैसे, कब और क्या हुआ। सो दिस इज़ माई आउटफिट, जो कि नज़र नहीं आ रहा। सो मैं आई हूँ दिशान के काम पे और मैं पीछे आई हूँ जहाँ सबकी गाड़ियाँ पार्क हैं, और यहाँ आकर एक व्लॉग बना रही हूँ एक प्राइवेट स्पेस में, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मेरी शादी कब हुई। और सब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे कहते थे दिशान भाई आपको बुलाते क्यों नहीं है, क्यों नहीं बुलाते भाई। अमेरिका आना था, एक लंबा प्रोसेस था, छोटा मोटा प्रोसेस नहीं था जो ऐसे बस ना ऑल ऑफ सडन हो जाता। इट टेक्स टाइम। सो हमारी शादी हुई 2021 में 2 अप्रैल को, और जिशान वापस गए मई में 17 मई को 2021 में। और हमने अप्लाई किया अगस्त में हमने अप्लाई किया मेरे प्रोसेस का, जो कि था F2A कैटेगरी, मतलब कि मेरे हस्बैंड जिशान का है ग्रीन कार्ड। और ग्रीन कार्ड पे अगर आप अपनी वाइफ को बुलाते हो तो वो कैटेगरी होती है F2A, ठीक हो गया। उस कैटेगरी पे मुझे अप्लाई किया, जो कि फिर उन्होंने मेरी चीज़ें वगैरह लेकर सब कुछ, वो आपको मैं अभी नहीं बता रही हूँ क्या डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे वो दिए, सब कुछ किया, साथ भेजे टेस्ट करवा के। तो फिर मुझे आया वहाँ से प्रायोरिटी डेट, लाइक मेरा केस रजिस्टर हो गया। प्रायोरिटी डेट वो होती है, तो मेरी वो डेट थी 17 अगस्त 2021, ठीक हो गया। और आज 2024 चल रहा है, हिसाब लगा लें 3 साल हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ, जो 3 सालों में आ गई हूँ। अब मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जो मेरी ही DQ डेट के लोग हैं और जो कि अभी तक वेट कर रहे हैं, एंड आई एम लकी कि मेरा काम हो गया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो दूसरी ये चीज़ कि प्रायोरिटी डेट के बाद आपका होता है DQ, और ये मैं पता नहीं क्या मोटी मोटी सी अजीब सी लग रही हूँ। प्रायोरिटी डेट मेरी होगी, उसके बाद मेरा DQ होना था। DQ होता है डॉक्यूमेंट क्वालिफाइड, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए होते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप वो आपसे चीज़ें लेते हैं। लाइक पहले तो प्रायोरिटी डेट होगी ना, प्रायोरिटी डेट में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चलेंगे। उसके बाद आपका होता है DQ से पहले आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, जैसे कि मांगते हैं कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वो मेरा बताने का वो नहीं है आपको, ये व्लॉग सिर्फ मेरा डेट्स का है कि किस तरह कितना टाइम लगा। तो DQ मेरा, मुझे डेट्स एग्जैक्ट भी नहीं याद, लेकिन 2022 के अंदर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स डाले, जिसके अंदर था फाइनेंशियल सारा रिकॉर्ड, टैक्स एंड ऑल, ये वाली चीज़ें चाहिए होती हैं, मतलब दिशान की सारी चीज़ें चाहिए थी, इधर से टैक्स वगैरह का सारा रिकॉर्ड। तो 2022 शान पागल हो, मैंने शान ये बदतमीजी है वैसे, चल जाओ अब नहीं आ रहा ये, अब तो जा, अब तो गया, अब मुझे डराओ ना, बदतमीज, ये बहुत बदतमीजी है। तो फिर उसके बाद हमने 2022 के अंदर चीज़ें जमा करवानी थी, उनका मैसेज आएगा, हमें सितंबर में मैसेज आया कि चीज़ें जमा करवानी है। 2021 के बाद 2022 के अंदर पूरे 1 साल बाद हमें आया कि हमें आपकी टैक्स वाली चीज़ें चाहिए, फाइनेंशियल। लेकिन 2020 के एंड पे, मतलब 2023 के स्टार्ट में मेरे जेठ की शादी थी पाकिस्तान में इधर, ठीक है, उन्होंने आना था पाकिस्तान। तो जो मेरे डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे हमने एंड ऑफ 2022 के अंदर, वो हमारे लेट हो गए बिकॉज ऑफ द शादी। तो जिशान लोग आ गए पाकिस्तान, आ गए, जिसकी वजह से मेरे डॉक्यूमेंट्स वहीं पे हमने जमा नहीं करवाए, आ गए इधर बैठे, इधर 4-4.5 महीने वो रहे। लाइक दिशान आया था जनवरी में, आया था 17-18 जनवरी को, फिर गया था एंड ऑफ मई, तो काफ़ी महीने 4 महीने इधर रहा। फिर मई के बाद जून में दिशान वापस गया और फिर मेरे डॉक्यूमेंट जाकर जून में जमा करवाए। तो 2022 से लेकर 2023 के जून तक हमने ये टाइम पीरियड जो था ना 8 मंथ्स का ज़ाया किया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल,
सितंबर में मतलब तकरीबन 8 को महीने ज़ाया किए थे, मुझे एग्जैक्ट याद है, लाइक 7-8 महीने ज़ाया किए थे, क्योंकि उन्होंने 2022 में ही हमसे मांग ली थी चीज़ें जो कि हमने 1 साल बाद मांगी थी, जो कि हमने नहीं दी उनको, और 2023 में जाके जून में दी। इतनी लेट, हमने लेम बने हुए थे, हम इजी चल रहे थे, हमें तो काम हो जाएगा, तब हम ना अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। वो ज़ाया हुए महीने, जिसकी वजह से जून 2023 में हमने अप्लाई किए कागज़ ईशान के टैक्स वाले, और फिर उसके पूरे 1 मंथ बाद जुलाई 23 जुलाई या 18 जुलाई है मेरी 2023 DQ डेट। लाइक पूरे 1 महीने बाद मेरे डॉक्यूमेंट्स क्वालिफाइड हो गए। जब आपके डॉक्यूमेंट्स सारे क्वालिफाइड हो जाते हैं, उसके बाद एक भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं चाहिए होता, उसके बाद सिर्फ आपने वेट करना होता है इंटरव्यू मेल का, ठीक है। अब 2023 जुलाई से मैंने वेट किया पूरा 1 साल जब हो गया ना, मैं मैनिफेस्ट करती थी बस मेरा काम हो जाए ना। जब 2023 चढ़ा था, मैंने कर लिया था, इतनी मेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन थी, आई बिलीव कि मेरा काम इस साल में हो जाना है। मैं दिशान को जब शादी करके, दिशान 2023 में मरी रुखसती हुई है, हमने निकाह इसलिए पहले किया था कागज़ों की वजह से, ताकि मेरे कागज़ अप्लाई कर सकें, ताकि शादी हम उस टाइम करें जब मेरे कागज़ों का काम आ जाए, मैं US आ सकूँ। तो रुखसती इसलिए लेट की थी हमने। तो जब 2024 लाइक चढ़ गया ना, 23 ख़त्म हो गया, 2023 में जुलाई में हुआ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद ना जनवरी में मेरी शादी थी, दिसंबर के लास्ट और जनवरी के स्टार्ट में। तो शादी के बाद ईशान जब इधर US आ रहे थे, फेब में मैंने हिसाब लगाना शुरू कर दिया था। मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, हर मंथ में हिसाब लगाती थी कि मेरा DQ बस हुआ है। इस हिसाब से ना मैं सारा फॉलो करती थी पेजेस को, जो DQ दिखाते हैं और बताते हैं कौन कौन से इंटरव्यू चल रहे हैं इस्लामाबाद में। मैं सब कुछ देखती थी, मैं बहुत नॉलेज ये चीज़ें देख रही थी इस साल से। लाइक मुझे पता था मेरा अगस्त सितंबर तक हो जाना है, मैंने शान को पूरा बताया हुआ था, लाइक अपने माइंड से, कि मुझे बिलीव है मेरा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद 2024 में ना, जुलाई अभी गुजरा, अभी जुलाई का जो मंथ था, मैंने ना हिसाब लगाया हुआ था कि अब अगस्त में मेरा काम हो जाना है इंशाल्लाह। और मैंने एक आपको आज मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, बहुत मेरा अच्छा बिलीफ हो गया उस पर था भी, लेकिन कभी मैंने ट्राई नहीं किया था। मैंने एक मन्नत मांगी थी, ठीक है, और वो मन्नत आप पूछेंगे कौन सी थी, वो थी हज़रत अली का मौज़ा, ठीक है। मैंने वो सूखा था और मैंने यही कहा था कि या अल्लाह मेरा अगस्त में ना बस मेरा DQ आ जाए अगस्त में, तो लाइक मौज़ा पढ़ूंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 अगस्त 2024 में मेरी मेल आई है, क्योंकि अल्लाह ताला से मैंने अगस्त का कहा था, अल्लाह ताला ने जैसे 1 अगस्त आई उसी दिन मेरा इंटरव्यू का वो आ गया, क्या कहते हैं, मैसेज। लेकिन आपको एक और चीज़ बताऊँ इसके साथ साथ, जब मुझे इंटरव्यू का मैसेज आया 1 अगस्त 2024 को, उससे 2 मंथ्स पहले, हाँ 2 मंथ्स पहले, लाइक अगस्त से पीछे जुलाई होता है, जून जुलाई अगस्त, मुझे जून में एक मैसेज आया था जिसमें लिखा हुआ था, और मैं बीच में 1-2 बार मैंने मैसेज भी किया था कि मेरा प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था कि आपका काम सारा वहीं पे वेट हो रहा है इंटरव्यू का, ठीक है, आप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मुझे उनकी तरफ से जो मैसेज आया था ना, वो एक आया था जून में और एक मई में लास्ट पे करके, कि 2 मंथ्स का उन्होंने मुझे वो कहा था कि आपके 2 मंथ्स के अंदर अंदर ना 60 डेज़ के अंदर अंदर आपका इंटरव्यू आ सकता है। फिर मुझे लगा अच्छा, 60 डेज़ के बाद फिर मुझे मेल आई कि आपका इंटरव्यू आ सकता है। फिर उसके 1 वीक बाद 1 अगस्त थी, और 1 अगस्त को मेरा माशाल्लाह से इंटरव्यू आ गया। और ये थी सारी स्टोरी। 3 साल मुझे लगे हैं इसको। F2A कैटेगरी थी और मेरे हस्बैंड ग्रीन कार्ड पे थे, जो कि उनको अब पूरे साल हो गए यहाँ पे US में 5-6 साल। अब वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करें अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक उनका भी है, और वो भी इंशाल्लाह सिटीजन हो जाएंगे यहाँ के अब, और मैं भी 3 साल बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। और ये सारी 3 साल की मेरी जर्नी थी, 3 साल का मेरा वेट था। और मेरी कॉफ़ी सारी ठंडी हो गई है, ठंडी कॉफ़ी, और टाइम टेकन है सारा काम, इसलिए किसी का पहले हो जाता है, किसी का जल्दी हो जाता है, ये सबकी लक की बात होती है, और घबराना नहीं होता, हो तो जाना होता है काम। तो आप लोग टेंशन ना लिया करें। और मेरी कैटेगरी F2A थी, मुझे इसी का पता है। और इसके साथ साथ बस यही है, बस यही ज़िंदगी है। ये इमिग्रेशन का व्लॉग मैंने जल्दी से बना दिया और आज मैं अपलोड कर रही हूँ। और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये चीज़ें चाहिए, आपको नेट पे बेतहाशा मिल जाएंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या चाहिए होता है, ये वो। लेकिन आपको मेन चीज़ बता दूँ, सिविल डॉक्यूमेंट्स, अपना निकाहनामा उर्दू,
अपना ट्रांसलेटेड निकाहनामा, लाइक जो उर्दू का ट्रांसलेटेड होता है, और तीसरा नादरा से रजिस्टर्ड आपका निकाहनामा जो होता है ना, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होता है। ये 3 चीज़ें मस्ट आपके पास होनी चाहिए, और साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल, मेरा जैसे जो जिसका अप्लाई स्पाउस हूँ मैं आई हूँ तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, 4 चीज़ें, और 5वीं चीज़ मेरा पासपोर्ट और ID कार्ड। ये आपके सिविल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास होने चाहिए। कुछ लड़कियां मैंने ऐसी भी देखी थी इंटरव्यू वाले दिन जो आई हुई थी, एक लड़की के पास उसका ट्रांसलेटेड निकाहनामा नहीं था, जो कह रही थी हाँ ये तो ज़रूरी नहीं है, और इसका फिर वीज़ा नहीं लगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट ज़रा सही से रेडी रखिए। मेरी पूरी बड़ी फाइल है जिसके अंदर मैंने सारी चीज़ें सेक्शंस बनाकर सब कुछ सेट की हुई है। इवन कि मैंने अपनी एल्बम भी बनाई थी, मैंने बहुत लाइक चैट्स भी निकाली थी अपने प्रूफ के लिए, लाइक सब कुछ रखा था अपलोड, हमने सब कुछ किया था, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ है, और मैं अच्छे से यहाँ आ गई हूँ। और दूसरी चीज़ ये, मुझसे कुछ लोग पूछ रहे हैं एयरपोर्ट का क्या सीन है। मेरी कनेक्शन फ़्लाइट थी दुबई की, तो कनेक्शन फ़्लाइट ही होती है। अमेरिका की आई डोंट थिंक सो कोई डायरेक्ट फ़्लाइट होती है, कनेक्शन ही होती हैं सारी। 1 मिनट, सारा मेरा कॉफ़ी का मज़ा ख़राब हो गया। अब मैं आपको ये बताती हूँ, कनेक्शन फ़्लाइट होती हैं, और किसी ने कहा था आपकी चेकिंग का क्या हिसाब किताब है। तो जब मैं पाकिस्तान से निकली, इस तरह की कोई चेकिंग नहीं हुई। ये हुआ कि बैग्स आपके 23 के 2 होने चाहिए, और एक 7 kg का लगेज। मेरी कोई चेकिंग नहीं हुई वहाँ पे। लगेज की मुझे याद नहीं हैंड कैरी की हुई थी कि नहीं हुई थी शायद। उन्होंने बस वेट किया था। कोई मेरी एमिरेट्स फ्लाइट थी और कोई चेकिंग नहीं हुई थी, बस 23 एंड 7 kg ऑफ लगेज ये चेक हुआ था। और उसके बाद जब हम दुबई पहुंच के वहाँ पे जब आपकी इमिग्रेशन पे आप जा रहे होते हो अपनी फ़्लाइट के पास, तो वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे आपका हैंड कैरी चेक करते हैं, क्योंकि आपका लगेज तो लाइक वहीं से आपको यूएस में मिलेगा, दुबई में नहीं मिलेगा ना। वहाँ पे आपके बैग आपको मिलेंगे, सिर्फ हैंड कैरी होता है जो आपके पास ही होता है, तो वो आप जो प्लेन में अपने पास रखते हो। और आपने एक ही हैंड कैरी रखना है, ये नहीं कि आपने एक शोल्डर पर भी हैंड कैरी रखा हुआ और एक ऐसे भी हैंड कैरी पकड़ा हुआ है। एक ही हैंड कैरी अलाउ है, ठीक है, 7 kg का और साथ एक हैंड बैग। और ठीक है, मैंने क्रॉस बैग पहना हुआ था और ये वाला क्रॉस बैग था, और साथ मैंने एक रखा था हैंड बैग जिसके अंदर मैंने अपना सारा गोल्ड पाकिस्तान से लेकर इधर आई हूँ। गोल्ड था उसमें, क्योंकि कैश मेरा इसके अंदर था, छोटे वाले के अंदर, उसमें मेरा गोल्ड था। और मेकअप की चीज़ें थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या रखा था। और हैंड कैरी जो था ना 7 kg का ही था। वो क्या कह रही थी, हाँ वो चेक हुआ था मेरा, और मेरा हैंड बैग चेक हुआ था दुबई में। पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ, दुबई में चेक हुआ मेरा हैंड कैरी। बस उन्होंने, मेरे साथ मेरी दोस्त भी थी, उन्होंने ऐसे मेरा हैंड कैरी खोला और बस ऐसे ऐसे देखा जूते बैग, क्योंकि मैंने हैंड कैरी में रखा ही सिर्फ जूता था, और अपने रखे थे कुछ 2 बेडशीट्स रखी थी, 2 जूते रखे थे, और एक अपना स्ट्रेटनर रखा था। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती है, मैंने सुना था, मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मैंने ये सुना था आप लोग अपने बड़े लगेज में बैग में नहीं रख सकते हो। जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक रखनी है चीज़, वो आपने हैंड कैरी में रखनी है, ताकि कोई होगा ना कि कोई स्पार्क ना हो जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ होता होगा, इसलिए उन्होंने कहा होगा हमारी प्रिकॉशनरी मेजर के लिए। तो मैंने वो चीज़ें नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं ली, सिर्फ एक स्ट्रेटनर था जो कि मैंने हैंड कैरी में रखा। उन्होंने मेरा लाइक ऊपर से स्ट्रेटनर, जूते देखे और बैग बंद कर दिया। और मेरा जो हैंड बैग था वो उन्होंने चेक किया, उसके अंदर मेरे हैंड बैग के अंदर सिर्फ गोल्ड था और मेकअप था, और वो भी थोड़ा सा मेकअप था, मिनिमल सा, लाइक मैंने छोटी छोटी क्वांटिटी में रखा था। आप रख सकते हो, हैंड कैरी थी 10 ml से ज़्यादा नहीं रख सकते, 100 ml सॉरी। कोई आया, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। अच्छा, आप हैंड कैरी में ना, जो आपका छोटा हैंड कैरी है उसके अंदर आप 100 ml वाली चीज़ें जो नज़र आ रही हो ग्लास ट्रांसपेरेंट चीज़ के अंदर रख सकते हो, लेकिन मैंने हैंड कैरी में कोई चीज़ नहीं रखी। मैंने अपने हैंड बैग में रखी थी, जिसके अंदर मेरी एक छोटी सी बेबी क्रीम थी, एक ब्लश था, एक मस्कारा था, नहीं मस्कारा और ग्लॉस मैंने इस छोटे बैग में रखा था, मस्कारा और ग्लॉस मैंने इसके अंदर रखा था। लाइक मिनिमल सी छोटी छोटी चीज़ें रखी थी जो कि 100 ml से कम होती हैं, आप रख सकते हो, ठीक है। और मेरी कोई बैग की चेकिंग उन्होंने नहीं की, और अंदर मेरा मेकअप लाइक हल्का हल्का था, इतना सा फेस वॉश भी था, इतना सा लोशन भी था, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। और गोल्ड पड़ा था, उन्होंने बस ऐसा हल्का सा देखा, और मैं दुबई से बैठ गई। और फिर जब यूएसए पहुंची, और यूएसए जब आप आते हो तो आपकी इमिग्रेशन वाली लाइन्स अलग होती हैं, जो पहली बार आते हैं ना यूएसए वीज़ा पे। तो वहाँ से जब मैं गई तो उन्हें था ये स्पाउस वीज़ा, तो आपका जो स्पाउस वाले होते हैं उनको अलग कर देते हैं, एक रूम में भेज देते हैं जिधर उनका छोटा सा एक इंटरव्यू होता है।
तो वहाँ मैं गई, उन्होंने मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लिया, बस मुझे बुलाया और कहा निकाल, लाइक मेरे हस्बैंड का एड्रेस पूछा। तो उसके बाद मैंने कहा यस, तो बस उन्होंने कहा ओके यू कैन गो। सो बस, और मेरा हैंड कैरी वहाँ उन्होंने अपने पास रखा था ऑफिस में, लेकिन उन्होंने चेक नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा यू गो यू कैन टेक दिस। सो मैं वो उठाया और आई, बड़े लगे जा रहे होते हैं बाहर, मैंने वहाँ से लगेज उठाया, मैंने बिठाया, अपने दोस्त के भी उठाए। वहाँ भी आपने $6 देने होते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। जब आप पाकिस्तान से आते हो तो अपने साथ कोई डॉलर्स कैश लेकर आना, डॉलर्स, क्योंकि रुपीज़ तो चलने नहीं है। तो मेरे पास उस टाइम $100 थे, तो मैंने वहाँ से $6 की एक ट्रॉली ली, उसके अंदर अपने बैग रखे, बाहर आई थी शान से मिली और मैं यूएस से आ गई। सो ये थी सारी स्टोरी। और अगर आपने कुछ और भी पूछना है, और जो लोग कह रहे होते हैं ना भेज बना दे, यार मैं इतनी फ्री नहीं होती हूँ, जो भी लोग बन रहे होते हैं मैं वो डाल रही होती हूँ। इसके लिए एक स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है। अभी भी मैं नहा कर जल्दी से आई हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ ये फटाफट व्लॉग बनाने के लिए, या मैं खड़े सारा व्लॉग बनाया है। सो आई होप कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। 3 साल का सारा मेरा प्रोसेस था और बहुत अच्छा था। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी जब भी आप आएँ एमिरेट्स पे आएँ, क्योंकि दैट वाज बेस्ट फ्लाइट एवर। बट मुझे नहीं पता बाकी फ्लाइट्स कैसी हैं, क्योंकि मैंने तो यही वाली पिक की थी। क्या पता बाकी भी अच्छी हो, टर्किश भी अच्छी हो, बाकी ये वो। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी ट्राई किए हैं, कतर, एमिरेट्स, ये वो टर्किश। मैंने ये ट्राई किया तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे कोई टर्बुलेंस फील नहीं हुई और बहुत अच्छा पायलट था, बहुत अच्छी सर्विस थी, बहुत अच्छी फूड सर्विस थी एंड वेरी गुड क्वालिटी। एनीथिंग, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपने लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दिया होगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। जो सजेशंस आपने दिए हैं, हम ब्रुकलिन ब्रिज भी जाएंगे, हम आज देखते हैं किधर जाना है, तो और भी सजेशंस मुझे देते जाएं और वेट करते जाएं मेरे व्लॉग से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।